हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया से होगा। आज हम बात करेंगे मनोरमा इंडस्ट्री की। मनोरमा इंडस्ट्री के बारे में सभी लोग जानते हैं और इसका जो Q2 FY26 के रिजल्ट आ चुका है और उसी पे फोकस करेंगे कि किस प्रकार से कंपनी का जो बिजनेस है आगे का, उसका फ्यूचर प्लान क्या है और किस प्रकार से काम करेगी। और जो लोग पहले से होल्ड किए हुए हैं मनोरमा इंडस्ट्री को या मतलब प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब इसके बिजनेस मॉडल समझना। बिजनेस मॉडल को भी समझ सकते हैं, बिजनेस मॉडल में कुछ ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्री और एक बड़ा ब्रांड है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें अभी गुंजाइश है कि अभी जो अपने मार्केट कैप को, मार्केट साइज को और बढ़ा सकती है। दूसरी बात करें, इनका जो इंडिया में भी बिजनेस करती है और दूसरे कंट्रीज में इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करती है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें भी इनका बिजनेस है और वहाँ कई प्रकार की चीजें करते हैं जो इंडिया में कुछ चीजें नहीं मिलती हैं और जो वहाँ पे उनको मिलती हैं। तो तो इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर रहता है, मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता, ना किसी प्रकार के टिप्स देता हूँ और मैं सीवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर सकता। यहाँ पर केवल मात्र हम इक्विटी रिसर्च के आधार पर जो चीजें पब्लिक डोमेन में जो डॉक्यूमेंट आते हैं कंपनी के, हम उनका एनालिसिस करते हैं और रिसर्च करके जो चीज अच्छी होती है या जो खराब होती है, कहाँ रिस्क हो सकता है, कहाँ चीजें अच्छी हो सकती है, वो चीज हम आप सब लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो सके। तो प्रयास तो यही रहता है कि चीजें। और बाकी देखिए, कुछ चीज बता दूं कंपनी का हमें लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, जिसमें कौन कॉल पीपीटी होता है। अभी रिजल्ट आया तो इसका पीपीटी तो अवेलेबल है, कौन कॉल आप सुन सकते हो, उसका ऑडियो रिकॉर्ड भी है और उसका डॉक्यूमेंट्स भी आने वाला है। तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको खुद से करना चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए। तो सीधा सीधा सिंपल है, आप कौन कॉल को अगर पीपीटी देखना है तो स्क्रीन में जाइए गूगल में। अपने हर वीडियो में बताता हूँ, स्क्रीन में जब जाएंगे, जब स्क्रीन खुलेगा तो उसमें कंपनी का नाम पूछेगा, कंपनी मनोरमा इंडस्ट्री डाल दीजिए और जिस भी इंडस्ट्री का आपको वो लिखना हो तो वहाँ जब जाएंगे तो जब खुलेंगे डॉक्यूमेंट वहाँ खुल जाएगा, वो इंडस्ट्री खुल जाएगी। जब इंडस्ट्री खुल जाएगी तो आप उसका राइट साइड में पीपीटी कौन कॉल दिखाई तो वहां से पढ़ सकते हैं। तो जितना भी सारी चीजें उसका पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहती है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप चीजें समझना स्टार्ट कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ा टाइम लगता है। और देखिए, कोई भी निवेश करते हैं तो बिना इन्वेस्टमेंट के, मतलब बिना रिसर्च के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है। और तो रिसर्च कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको चीजें पता रहती है और स्टॉक को आप खरीद करके अपने डिमेट अकाउंट में रखते हैं तो रात को चैन की नींद सो सकते हैं, कोई ज्यादा टेंशन एजिटेशन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कंपनी के फंडामेंटल बढ़िया है, जो मैंने प्रोडक्ट रखा है, जो मेरी इन्वेंट्री में पड़ा है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी के बारे में समझने से बजने, कंपनी है क्या? एफएमसीजी कंपनी। और एफएमसीजी कंपनी क्या करते हैं, देखिए ये चॉकलेट भी बनाती है और बहुत सारे आइटम्स बनाती है जो हम लोग डेली का सभी लोग यूज करते हैं। तो आप अगर पूरा देखना हो तो कंपनी को उसमें चलाए, क्या क्या फ्लैश में क्या क्या बनाते हैं। तो मनोरमा इंडस्ट्री मतलब एफएमसीजी कंपनी, इनके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप में 8,933 करोड़ का मार्केट कैप, अच्छा खासा मार्केट है। और दूसरा इनका करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो जो हिस्टोरिकल प्राइस पे है और वो 50.23 है, तो ये समझने वाली चीजें हैं। दूसरा इनका रिटर्न ऑन जो इक्विटी है, रिटर्न ऑन आरओई जिसे कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 36.9% है, अच्छा खासा इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है। और दूसरे इसके पहले एक चीज और होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो वो भी मतलब इसके 49.9% है, वो ज्यादा है थोड़ा सा। क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी होती है उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है, मतलब ओरिजिनल एसेट्स होती है, उसमें कोई डेट नहीं होता। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय होता है, उसमें मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस जो कंपनी ने डेट ले रखा है वो भी उसमें जुड़ा होता है और उस पर टोटल मिला के कितना रिटर्न आ रहा है वहां वो शो करता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पे वो शो करता है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उस पर कितना मतलब कैश जनरेट, पैसा कितना जनरेट हो रहा है जो मैनेजमेंट के द्वारा काम किया जाएगा। तो मैंने तो रिटर्न ऑन इक्विटी, हमें रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर डायरेक्शन बढ़िया है, पॉजिटिव है, तो वो कंपनी बेटर हो सकती है, मतलब और कंपनी मतलब प्रॉफिट को जनरेट करेगी और आगे बढ़िया चीजें हो सकती हैं। और उसमें जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें आपने जो डेट ले रखा है उसमें जो निम होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब सॉरी, जो नेट इंटरेस्ट जो होता है, जो आपको पे करना है अगेंस्ट टू लोन या डेट, तो वो उसमें से वो भी उसमें रहता है, तो वो माइनस हो जाए तो वो कम हो जाता है।
तो ये चीज है। तो ओरिजिनल जो कंपनी का ग्रोथ होता है, जो डायरेक्शन होता है, वो हमें कहाँ से पता चलता है? रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का कितना और किस दर से ये मैनेजमेंट जो है इस पे कितना पैसा जनरेट कर पा रहा है। तो हालांकि आपको बात समझ आ गई। और रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है। तो ग्रोथ रेट को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत वैल्यूबल होना चाहिए, होता ही है वैल्यूबल, क्योंकि जितने भी पैरामीटर हैं, चाहे प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो या अर्निंग पर शेयर हो, ये सब चीज या रिटर्न ऑन इक्विटी, सभी ये मतलब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अगर किसी कंपनी का ग्रोथ चला जाता है, आप ध्यान से रखिए इसको, अगर किसी कंपनी का ग्रोथ चला गया और ग्रोथ चला जाता है तो फिर ये सारी चीजों की रिलेटिव होती है। मैं एक चीज बता दूं, रिटर्न ऑन इक्विटी हो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो, ये प्राइस तो कंपनी का डेली बदलता है, लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो आफ्टर 3 मंथ बदलता है। जब क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके बाद रिलेटिव होती है। अगर कंपनी का ग्रोथ कम है, मतलब कोई बहुत सारी ऐसी कंपनी, मैंने आपको पहले बताया, वीडियो मेरा आया हुआ है कि कंपनी किस प्रकार की होती है, हाई ग्रोथ लो पी, लो ग्रोथ हाई पी। तो इस प्रकार, और हाई ग्रोथ और हाई पी, लो ग्रोथ लो पी और लो ग्रोथ, तो इस प्रकार की 4 प्रकार की कंपनी होती है। तो हमें हमेशा कंपनी में उनमें निवेश करना चाहिए जिनका हाई ग्रोथ हो और लो पी हो, या फिर उनमें भी रिस्क ले सकते हैं जहाँ हाई पी हो, हाई पी है और हाई ग्रोथ, ये यहीं तक सीमित है बस, इसके आगे कहीं निवेश नहीं करना चाहिए, इन्हीं कंपनियों में करना चाहिए। तो इसका जो रिटर्न ऑन जो इक्विटी है वो भी बढ़िया है और इसका पीवी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक चीज मैं बता दूं, हमेशा जो फ्यूचर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। हमें जो उसका जो आगे का जो निवेश है, मतलब सॉरी, जो आगे की ग्रोथ है, जो फोरकास्टिंग ग्रोथ है या कंपनी की आने वाली ग्रोथ क्या होगी, जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, मतलब जिस दर से कंपनी ग्रोथ कर रही है और वो दर से अगर वो ग्रोथ करती है तो पी का वैल्यू और कम हो जाता है, मतलब पी और छोटा हो जाता है। तो इससे हमें कंपनी अट्रैक्टिव लगती है, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और देखिए एक चीज होता है, वैल्यूएशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वैल्यूएशन सबसे पहले देखिए, मतलब पेस ऑफ सेल, अगर ग्रोथ बढ़िया है तो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और ग्रोथ नहीं है तो फिर सब कुछ नहीं चलेगा। ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना है, ग्रोथ सबसे पहले टारगेट पर। तो इनका हम ग्रोथ की बात करते हैं। और मैं एक चीज बताऊँ, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या होता है कि ग्रोथ को पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कहता है, तो उसका एक पैटर्न होता है। जैसे कोई चीज चल रही है, पेस मानी जैसे आपने जब गाना बज रहा है, गाना आपने देखा होगा, अगर उसका एक लय में चल रहा है तो बढ़िया, अगर ज्यादा आवाज होगी तब भी अच्छा नहीं लगता, और ज्यादा लो हो जाती है, ऊपर नीचे ज्यादा होती है तब भी नहीं चलता। मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि ग्रोथ जो होनी है सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब ऐसी ग्रोथ लगातार चलने वाली है, जिसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में भी सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की जाती है, तो कंपनी में भी सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करनी चाहिए। और जो कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ करती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो बढ़िया पैसा बना देती है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका पता चला कि एकदम बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया और फिर दूसरे क्वार्टर में और नीचे आ गया, तो इनका पेस ऑफ सेल्स गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कहते हैं, मतलब एक सही लेवल पे चलती है। तो इनका ग्रोथ की बात करें तो 60.4% है, 65.4% इनका ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो अच्छा खासा ग्रोथ है, 50% से ज्यादा। अगर एनुअल ग्रोथ की इनकी क्वार्टर कोई बात, मतलब जो क्वार्टर एंड क्वार्टर की ग्रोथ की बात करें तो जो Q1 FY26 का उसके बजाय और Q2 FY26 में इनका जो ग्रोथ है वो 11.7% है। तो कहने का मतलब आपका जो एनुअल ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है 65.4% है, तो अच्छा है, बढ़िया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। दूसरी बात करें इनका पैट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, पैट को हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जितने सारे जो इसमें जो इंटरेस्ट होता है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो डेट ले रखा है कंपनी, उसको जब माइनस कर देते हैं और सारी चीजें कॉस्ट वगैरह सब निकाल देते हैं, तो उसके बाद नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट बचता है, और नेट प्रॉफिट को पैट मार्जिन कहते हैं, पैट कहते हैं सॉरी। तो पैट इनका देखें तो 105.5 ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है पैट का। तो पैट का 105.5 जो मतलब इनका ईयर ऑन ईयर की दर से ये ग्रोथ कर रहा है। तो ये अब इसमें दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ देखिए जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो 65.5, और यहाँ पैट ग्रोथ जो है वो 105.5। तो देखिए ये मतलब उससे ज्यादा है, किससे ज्यादा, जो ग्रोथ हुई है उससे पैट ग्रोथ ज्यादा, मतलब जिस दर से ग्रोथ हो रही है उस मतलब उससे ज्यादा दर से पैट ग्रोथ कर रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट इनका और तेजी के साथ बढ़। अब जो कंपनी इस प्रकार की होती है
वो कंपनी बहुत ज्यादा पैसा बना के देती है। अगर कोई कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप है तो उस प्रकार की कंपनियां मल्टी बैगर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब किसी कंपनी का पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या, उस कंपनी को क्या मिलता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कि जो कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट है, जो एक्सपेंशन है, वो स्थिर है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कोई नई कॉस्ट नहीं आ रही है। या जो क्रेडिट कॉस्ट है, मतलब जो कंपनी जो ऑपरेटिंग जो काम कर रही है, ऑपरेशन में जो कॉस्ट आने की संभावना है वो कम हो जाती है। वो कम क्यों होती है? इसके पीछे कारण होता है, कोई प्लांट आपने लगाया तो कॉस्ट बढ़ जाती है, कोई मशीनरी खरीदे तो कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट। अगर आपने सेटअप पुराना है, मतलब पहले से सेट कर रखा है और उस पर आउटपुट ज्यादा ले रहे हैं, तो जो कैपिटल आपने लिया उसकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कैपिटल, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कैपिटल अगर ज्यादा होगी तो उस पर पैट ग्रोथ बढ़ के आता है, उसको कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, मतलब उनकी क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाती है। और क्रेडिट कॉस्ट जब कम होती है तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएंगे तो पैट ग्रोथ ज्यादा आती है। जब ज्यादा आती है तो नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो भी बढ़ जाएगा। वो बढ़ता कैसे है? वो क्या, जो अर्निंग पर शेयर है, जब वो बढ़ जाएगा तो आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ जाएगा। तो सब पे इम्पैक्ट आएगा। तो जो मल्टीपल इम्पैक्ट आता है तो वो कंपनी को और आगे की तरफ ले जाता है, मतलब उसके प्राइस को आगे की तरफ ले जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी जहां तक मैं समझ। तो मैंने बताया कि जो उनका पैट ग्रोथ है वो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, काफी बढ़िया है। और ग्रोथ इनकी कैसी है? सस्टेनेबल ग्रोथ है। आप पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे और उससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी ग्रोथ का सस्टेनेबल ग्रोथ है। और इनकी जो बात करें कि किस मॉडल को फॉलो करते हैं, देखिए एक बिजनेस करने के कई मॉडल होते हैं, कंपनी को चलाने के कई मॉडल होते हैं। तो एक मॉडल है जो दे रखा है, जो कॉर्पोरेट की दुनिया में किस कंपनी के जो मॉडल्स होते हैं कि किस मॉडल पे कंपनी काम करती है, तो उनका एक ईसीजी मॉडल है, ईसीजी, इस पे काम करती है। इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इस मॉडल पे ये काम करते हैं। और देखिए आज के दौर में इन सारी चीजों फैक्टर पे काम करना चाहिए। मतलब कंपनी का जो मॉडल है, मतलब ग्रोथ करने का, बिजनेस करने का, वो सही है, बढ़िया, कोई ईसीजी मॉडल खराब नहीं, बढ़िया माना जाता है। इसमें पहली बात क्या होती है? इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट के पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट के इशू हो रहे हैं, चाहे वो कोई सा एरिया, चाहे इंडिया हो, दूसरे कंट्रीज हो। तो कार्बन जो बात करें, कार्बन प्रोडक्शन की बात हो रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है तो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। कभी कभी इन पर प्लांटेशन नहीं करते हैं और प्लांट काट देते हैं, तो इन्वायरमेंट पे कंपनी मतलब इको फ्रेंडली है, मतलब काम कर रही है, कोई गवर्नमेंट से पंगा नहीं चाहती। और सोसाइटी है, क्योंकि ऑल ओवर देखा जाए तो अगर हम कोई कंपनी इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ करें तो इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ होगा तो क्या ऑल ओवर द सोसाइटी इफेक्ट होगी, सोसाइटी इफेक्ट होगी तो उनकी डिमांड इफेक्ट होगी, डिमांड इफेक्ट होगी तो कंपनी का बिजनेस तो इफेक्ट होने वाला। तो कोई भी कंपनी एनवायरनमेंट को हिट करके अपना प्रोडक्शन या मैक्सिमम आउटपुट ला के नहीं ला सकती, क्योंकि बेचना तो उसे वहीं ले जाके। अगर लोग ज्यादा बीमार होंगे सोसाइटी में या कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन, जब उनके परचेजिंग पावर नहीं होगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इन्वायरमेंटल मतलब इको फ्रेंडली है कंपनी। दूसरी बात सोशल, सोशल का मतलब है जो पब्लिक है और उसके साथ मतलब एक प्रकार से इंटरेक्ट, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, ऐसी कोई चीज नहीं बनाती है जो कि उसको नुकसान है। तो इन्वायरमेंट होगी सोशल, सोसाइटी के जो कनेक्टिविटी है उसके साथ वो सही से काम करना। तीसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत एक वैल्यूबल चीज होती है। अगर कहीं कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो जाता है तो उसमें काफी प्रॉब्लम हो जाती है। एक कंपनी का नाम सुना होगा, केआरबी है, जिसको अमिताभ बच्चन साहब ऐड करते हैं। उसके जो चेयरमैन थे अनिल कुमार चौधरी साहब, तो उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कोई इशू हो गया था कंपनी में, उसकी वजह से इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो उस कंपनी का स्टॉक जो नीचे गिर गया एकदम 10%, और उससे भी नीचे गिर गया था, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब बाद में पता चले क्या हुआ, जो गवर्नेंस इशू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, दिक्कत है उसमें। तो ये सारी चीजें होती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो कंपनी का जो ईसीजी मॉडल है बहुत बढ़िया सॉलिड मॉडल है, इस पे मॉडल पे काम करती है। अगर आपको मॉडलिंग समझ में आती है तो देख लेना, नहीं तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। जो रिसर्च एनालिस्ट की जो वर्क बुक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का, जो एनआईएसएम एग्जाम कराता है, पढ़ाता है, मतलब सर्टिफिकेट देता है, तो उसके उस पैरामीटर में बहुत सारे मॉडल दे रखे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए उसमें अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं। तो ये बात समझ में। दूसरी एक चीज और बात करें, तो इस प्रकार जो कंपनी होती है उनका फोकस किस पर रहता है? उनका फोकस रहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट करना, मतलब प्रॉफिट जनरेट करने पर रहता है, कि हाउ टू बिल्ड द प्रॉफिट इन फर्दर, मतलब आगे फ्यूचर में कैसे तैयार। तो कंपनी देखिए इन्वेस्टमेंट भी करती है। मैं एक चीज बता दूं, जो कंपनी कैपेक्स नहीं करती है,
हमेशा कंपनी, देखिए अपने पास जो पैसा अर्निंग होती है उनकी कंपनी वो रिजर्व में डाल रखा है। तो दो काम होते हैं कि सारा सब देने के बाद पैसा बढ़ जाता है तो रिजर्व कैश बच गया, तो कैश को या तो वो कंपनी क्या करती है इक्विटी में कन्वर्ट कर देती है या निवेश कर देती है। तो निवेश कर देती है तो क्या होता है, वो निवेश भी कब करती है, इन्वेस्टमेंट जब करेगी तो वो जानती है कि हमें कोई नया प्लांट उठाना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से करना है, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है मतलब ऑपरेटिंग जो बिजनेस है उसका एक्सपेंशन हो सके, और जो मार्केट की बात करें उसमें जो हिस्सेदारी है उसको और ज्यादा कैप्चर कर पाए। तो ये कंपनी का इनका एक टारगेट रहता है कि मैक्सिमम जो मतलब प्रॉफिट को कैसे जनरेट किया जाए और इस कैसी जगह इन्वेस्ट किया जाए। तो देखिए मैंने बताया कंपनी कोई भी काम करती है तो सबसे पहली बात आती है, देखिए मैंने आपको कई चीजें बताते हैं, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हो गया कंपनी एंड मार्जिन हो गए जिसमें पैट और प्रॉफिट आ गया, और दूसरी बात है कि कैपेक्स हो गया कंपनी का, कंपनी कैपेक्स कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी अगर कैपेक्स करी तो बढ़िया मानी जाती है। और चौथा जो होता है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वो सुपर गुड है, नेगेटिव है तो बढ़िया नहीं होता, लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है तो वो अपना पॉजिटिव हो जाता है। और चौथा पांचवा होता है मैनेजमेंट का गाइडेंस। मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मैनेजमेंट चलाता है तो ईसीजी मॉडल को फॉलो कर रहा है तो उसका फोकस रहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाए। अब एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं, तो इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया का पूरी पूरी दुनिया में इंडिया में 30% के लगभग फॉरेस्ट एरिया जिसे हम आदिवासी इलाका भी कहते हैं, जंगल का इलाका भी कहते हैं या ट्राइबल इलाके भी। तो इसमें इसका अगर देखें तो इन्होंने आधे एरिया पे पूरा मतलब वहाँ इन्होंने बिजनेस सेटअप कर रखा है। तो 40% जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें ये बिजनेस वहाँ पे कर रहे हैं, बाकी पब्लिक में तो कर ही रहे हैं। अब ये देखिए बड़ी बात है, जो बात करें जो इस प्रकार का एरिया होता है फॉरेस्ट एरिया, तो वहाँ पहुंचना मुश्किल काम होता है। और वहां जब भी पहुंच सकते हैं जब आप सोशल जो इंट्रैक्शन है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो दो चीजें कंपनी ने फायदा देखिए मॉडल देखिए, आप भाई फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे तो आपको इको फ्रेंडली होना चाहिए, और दूसरा इको फ्रेंडली के साथ साथ जो वहाँ सोसाइटी कम्युनिटी रहती है उसके साथ आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़िया होना चाहिए। अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनको तो फिर वहाँ बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके साथ बिजनेस का डिस्प्यूट रहता है, तो ये वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, इको फ्रेंडली है। दूसरी बात जो वहाँ की सोसाइटी है सोशल गैदरिंग की बात करें तो उनके साथ इंटरेक्शन इनका बढ़िया हेल्थी रिलेशन है, तो वहाँ ये बिजनेस कर पा रहे हैं। देखिए इंडिया में 40% मतलब 14% के लगभग ये फॉरेस्ट एरिया है जहाँ इलाका है ट्राइबल इलाका, उनमें ये बिजनेस कर पा रहे हैं। उनमें आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो टोटल एरिया 30% मतलब 30% मैक्सिमम आधे परसेंट आधे एरिया में मतलब 40% के लगभग एरिया पे ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आप चीज समझ सकते हैं कि कंपनी बढ़िया काम कर रही है। अब दूसरी बात करते हैं इनका कंपनी का इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की बात करें तो इनकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है क्योंकि देखिए एफएमसीजी की कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ हमेशा बढ़ के रहती है। क्यों रहती है? देखिए इन्वेंट्री का जो चक्कर होता है, इन्वेंट्री में होता क्या, ठीक है, एक तो होता है कि जो बना हुआ माल है वो इन्वेंट्री में तो वो सही नहीं होता क्योंकि वो माल अगर बिक नहीं रहा। अगर आपके पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, वो आपकी करंट एसेट में आ जाता है। क्योंकि रॉ मटेरियल इसलिए रहता है, जैसे मान चलो कोई कंपनी है एफएमसीजी कंपनी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर वो सरसों का तेल बेचती है तो सरसों का जब तेल बेचेगी तो उसके पास सरसों की इन्वेंट्री होनी चाहिए ना, होनी, जब उसका सीजन आएगा तो बहुत सारी खरीद कर रखनी पड़ेगी ना पड़ी, क्योंकि पूरे साल बिजनेस करना तो कैसे करेंगे बताइए, तेल कैसे उपलब्ध कराएंगे, या और भी कोई ऑयल अगर उपलब्ध कराना, जैसे माने चॉकलेट बनाना तो चॉकलेट के लिए बहुत सारा आइटम चाहिए ना आपको एज ए रॉ मटेरियल। तो जहां से भी रॉ मटेरियल मिले जो सीजन है उसका तो वो तो खरीद के रखेंगे ना अपन स्टॉक में। तो इन्वेंट्री तो बढ़ना है। अगर कोई सोचता है कि इन्वेंट्री जो है अभी इसका इन्वेंट्री बढ़ गया है जो मनोरमा इंडस्ट्री का, तो खराब नहीं, हमेशा देखिए जो कंपनी ग्रोथ कर रही है और उसका इन्वेंट्री बढ़ भी जाता है तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो इन्वेंट्री खराब नहीं होती। इन्वेंट्री खराब कब होती है? जब उसका मैन्युफैक्चरिंग तैयार माल नहीं बिक रहा और इन्वेंट्री बढ़ रही है तो वो खराब माना जाता है। और यहाँ अगर हम रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री तो बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसको, वो कंपनी बढ़िया होती है। रॉ मटेरियल तो खरीद के रखना पड़ेगा और बिजनेस मॉडल के ऊपर निर्भर करता है कि इन्वेंट्री कौन सी खराब है कौन सी सही है। मैं आने वाले समय में इन्वेंट्री में एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि इन्वेंट्री अगर कौन सी खराब होती है कौन सी अच्छी होती है। तो वेट करना थोड़ा सा, थोड़े दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं इन्वेंट्री में एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको इन्वेंट्री का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो ये चीज, क्योंकि इनको बहुत सारे जैसे अब अगर आपको चॉकलेट बनाना तो बहुत सारे सीड्स की जरूरत पड़ती है और सीड्स क्या सीजनल होते हैं, चाहे वो इंडिया में निकालना चाहे अफ्रीकन कंट्रीज में निकालें। और अब तो उन्होंने प्रोडक्ट मिक्स जो वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू एडिड प्रोडक्ट पे भी काम करा, तो वैल्यू एडिड पे अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट मिक्स करके काम करती है तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि वैल्यू एडिड से क्या होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है, उससे और ग्रोथ आने की संभावना रहती है। तो अफ्रीका में कुछ मतलब कुछ इलाकों में इनका टाइप चल रहा है, जैसे कि
इनको कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो उससे ग्रोथ आने की संभावना है। तो उसमें बहुत सारे शीट्स हैं जो हमें रॉ मटेरियल पे चाहिए, मतलब कंपनी को, और उसका कलेक्शन करती है और हम उसको इन्वेंट्री में डालेंगे। जब इन्वेंट्री में डालेंगे तो आने वाले समय में जैसे 12 महीने 30 दिन माल अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उनको भाई इन्वेंट्री में मटेरियल होना चाहिए, तभी तो काम कर पाएंगे। नहीं तो कैसे मैनेजमेंट प्रॉमिस कर देगा आपसे कि हम आने वाले समय में ये ग्रोथ करेंगे नहीं करेंगे, तो इन्वेंट्री होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के देखिए, इसमें देखा जाए मनोरमा इंडस्ट्री में तो नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। और नेगेटिव क्या हो, देखिए नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है इसमें मुझे लगता है, बाकी आप दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव बुरी नजर में कुछ भी नहीं है। दूसरी एक चीज और हो सकती है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि मनोरमा इंडस्ट्री का स्टॉक क्यों चल रहा है। देखिए स्टॉक चलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और इसमें बहुत सारी जो भाई FI है, DIs है और रिटेल इन्वेस्टर है, तो बहुत सारे लोग होते हैं। और कभी कभी स्टॉक 2 महीने 3 महीने 6 महीने नहीं चलता, लेकिन वहीं पर रहता है, तो इसका मतलब नीचे तो नहीं जा रहा है। नीचे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि लोग इसमें इन्वेस्टेड है। और जब ये कंपनी का अगर मतलब स्टॉक चलना शुरू होगा, बढ़िया सारी चीजें, तो ये मतलब 1 महीने में इतना कवर कर जाएगा जितना 6 महीने में 1 साल में इसने नहीं बढ़ा। तो इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर बढ़िया है, उसका फंडामेंटल सही है और इसका ग्रोथ रेट आ रहा है और उसका पेट ग्रोथ बढ़िया, जैसे आप देखेंगे मैंने आपको बताया, आप उसके डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। तो आप ये निश्चित रहिए कि ऐसा ना सोचिए कि स्टॉक नहीं चल रहा है, तो नहीं चलने का कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं नीचे जा रहा है। तो आप बढ़िया कंपनी बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा डिस्क्लेमर रहता है, किसी स्टॉक में बाय और रिकमेंडेशन होल्डिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, क्योंकि मैं चीजें सिखाने की कोशिश करता हूँ कौन सा बिजनेस सही है कौन सा खराब है, कहाँ दूर रहना है, कहाँ आप उसमें काम कर सकते हो। तो मेरा प्रयास यही रहता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट रिस्की होता है, कभी भी कुछ चीज चेंज हो सकती है, तो आपको स्वयं सावधान रहना। और किसी दूसरे के कहने से कुछ लोग पैसा लगा देते हैं, उससे लॉस हो जाता है। दूसरी एक चीज बताता हूँ, इसमें मैं जो मतलब इस समय सोना और चांदी के प्राइस बहुत हाई चला, तो किसी के कहने से प्राइस मतलब पैसे न डालने, किसी अभी बहुत सारे लोगों ने डाल दिया, हम देखते रहते हैं, और बाद में कह रहे हैं कि भाई ये नीचे आ गया स्टॉक, वो स्टॉक नीचे आ गया, सोना नीचे आ गया, अब नहीं बढ़ रहा है। तो ये फेस्टिवल सीजन होता है, दूसरा इन्फ्लुएंसर होते हैं मीडिया, तो मीडिया कहने से आप थोड़ी काम करेंगे। मीडिया में तो बहुत सारे लोग चल रहे हो, सब लोग उसी तरह काम करेंगे, तो थोड़ी भीड़ में थोड़ी शामिल होना। तो भीड़ से दूर रहिए, और जो बाहर का शोर शराबा उसको ना सुनिए, आप अपनी सुनिए और अपने मन की करिए चीजें, पढ़िए समझिए और फिर काम करिए, फिर निवेश करिए, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ आपकी नॉलेज को अपडेट किया होगा ना, वैल्यू एडिंग मतलब वैल्यू एड किया होगा, और जब इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो बढ़िया। और तो मैं तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको जो नया वीडियो आने वाला है। जैसे आने वाले समय में और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे जो आपका वैल्यूएशन करें और जो स्टॉक मार्केट को इक्विटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अगर कोई और तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई कमेंट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई, तो इसके साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।